Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now we are going to our chapter number 8, which is infections in pregnancy from our mastering book. Question number 1 is a woman who came from a country in the developing world has had just had an emergency cesarean section for a failure to progress. She was not sure if she had a past varicella zoster virus infection. She has been tested and found to be non-immune. She requests postpartum vaccination. What is your advice for breastfeeding? अब ये जो वेरिसेला जूस्टर वायरस का इन्फेक्शन है जिसका दूसरा नाम चिकन पॉक्स है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड टॉपिक है इन द एग्ज़ाम। ये सीपीएसई को भी बहुत पसंद है, एमआरसीओजी को भी बहुत पसंद है। दे कीप आस्किंग कि कब कब कर सकते हैं हम वैक्सीनेशन, और उसके अलावा इन्फेक्शन अगर पेशेंट को हो गया है एक्टिव या एक्सपोज़र हो गया है तो उसकी भी मैनेजमेंट के लिए एक एल्गोरिदम है उसका, गाइडलाइंस का, वो भी हम आपसे शेयर कर देंगे। उसको भी आप ज़रूर गो थ्रू करिएगा, और उसको आप एक दफ़ा गौर से कर लेंगे ना तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकेंगे। अब इसमें जो है ऑप्शन जो हमारा आंसर है दैट इज़ इट इज़ सेफ टू ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप वैक्सीनेट करा रहे हैं तो आप ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। जो बात याद करने वाली है वो ये है कि जब आप जो है कॉन्ट्रासेप्शन लाइक इफ यू आर प्री कंसेप्शन पीरियड में हैं, तो आपने बस ये करना है कि अगर आप नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में 4 वीक्स के लिए आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करेंगे। इसमें एक थ्योरेटिकल रिस्क होता है क्योंकि ये लाइव एटेन्युएटेड वैक्सीन होती है। तो अब वो ये कहते हैं कि एटलीस्ट 1 मंथ जो है वो आप इसको अवॉइड कर लें प्रेगनेंसी प्लान करने से। अदरवाइज़ यू आर गुड टू गो। आप ब्रेस्ट फीड करा रहे हैं, आप करा सकते हैं बिल्कुल। और इसके अलावा ये इन्होंने सारी एक्सप्लेनेशन बताई हुई है, थोड़ा-थोड़ा बहुत इसको हम सारा डिस्कस करते जाते हैं। इसी वजह से जो है ना ये हमारी प्रेगनेंसी में भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये वैक्सीन। और अगर जो है ना एक दफ़ा किसी को हो जाता है, हमें पता है लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, तो अगर कोई डेफिनेट पास्ट हिस्ट्री है ऑफ इन्फेक्शन की तो इट इंडिकेट्स इम्यूनिटी। तो एक्सपोज़र हो या जो भी हो तो आपको जो है परेशानी की भी कोई बात नहीं है, और दूसरा ये कि अगर आपको जो है वो वैक्सीन कराने की भी ज़रूरत नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 इज़ अ वुमन हू इज़ 26 वीक्स प्रेग्नेंट रेफर टू द जनरल प्रैक्टिशनर बिकॉज़ ऑफ द रीसेंट कॉन्टैक्ट। अब ये कॉन्टैक्ट के साथ आ गई हैं विद अ फ्रेंड विद चिकन पॉक्स। On testing, she is not immune to the infection. What is your immediate plan of care? अब उसमें वो यही सारा बता रहे हैं। सबसे पहला जो हमने करना होता है ना, हमने ज़ाहिर है ये स्टेटस देखना है पेशेंट का कि वेदर शी हरसेल्फ इज़ इम्यून और नॉट। तो उसमें हमने यही करना होता है कि हमने उनको ये करना होता है कि या तो आप उनको ट्रीटमेंट ऑफ़र करते हैं, varicella-zoster immunoglobulin prophylaxis is recommended for those who test seronegative within 7 to 10 days। और जो प्रोटेक्शन जो है ये 3 वीक्स के लिए देता है। तो मतलब अगर दोबारा सेकंड एक्सपोज़र हो गया तो फिर हमने varicella-zoster immunoglobulin रिपीट करना है। तो ये बात होगी। वुमेन विद सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम्स, इनमें जो क्योंकि प्रेगनेंसी में जो है ना कॉम्प्लिकेशंस बहुत सीवियर होती हैं, निमोनिया, और इनको वेंटिलेटरी सपोर्ट तक की ज़रूरत पड़ सकती है। और जो फीटस में होता है ना उसकी अपनी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है, जो सारी जिस तरह वेरिस आप ये याद रखें जो शिंगल्स होता है या हमारा वेरिसेला ज़ोस्टर वायरस के जो एक और प्रेजेंटेशन होती है, तो जो है यहाँ पर आप देखें ना तो हर्पीस ज़ोस्टर, उसमें ये होता है कि डर्माटोमल इन्वॉल्वमेंट होती है ना सारी। तो इसी तरह जब अगर बेबी भी इन्फेक्ट हो रहा है ना तो या तो उसमें भी यही हो रहा होता है कि जो सारी हमारी डर्माटोम्स हैं वो इफेक्ट हो रही हैं, आई डिफेक्ट होते हैं, और हाइपोप्लेजिया ऑफ द लिम्स होती है, न्यूरोलॉजिकल एब्नॉर्मैलिटीज़ हो सकती हैं, और उसके अलावा जो इनके एक्सटर्नल स्फिंक्टर्स होते हैं वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनमें डिस्फंक्शन आ जाता है बावल और ब्लैडर स्फिंक्टर्स का। तो ये जो है एक बहुत ही एक तरीका हमने याद रखा हुआ था कि जो चिकन होता है इट हैज़ गॉट स्मॉल आइज़, और उसकी जो है वो लिम्स भी नहीं होती, ज़ाहिर है इट हैज़ गॉट लिम्स। तो हम ये याद रखते हैं कि बेबी में जो है वो यही अल्लाह रहम करे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि दे हैव गॉट आई डिफेक्ट्स एंड दे हैव गॉट लाइक हाइपोप्लेजिया ऑफ द लिम्स। एंड जो इसमें अगर इन्फेक्शन जो है ना 28 वीक्स के बाद हो रहा है मदर को, तो फिर उसमें सबसे ज़्यादा होता है कि फीटल वेरिसेला सिंड्रोम बेबी में भी होगा, इज़ मोर लाइकली टू अकर इफ इन्फेक्शन इज़ कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। कुछ इन्फेक्शंस ऐसे हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा ख़राब करते हैं, या फर्स्ट हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा ट्रांसमिट हो जाते हैं, या कुछ होते हैं जो सेकंड हाफ ऑफ द प्रेगनेंसी में होते हैं, तो ये उनमें से एक है। Question number 3. The general practitioner phones you about a woman who is 24 weeks pregnant and has developed mild signs and symptoms of chickenpox for the last 24 hours. He wants to know what treatment he should offer her. तो उसमें ना आप देखें जब एक्सपोज़र हो गया है तो हमने देख लेना है, और नॉन इम्यून स्टेटस है तो हमने वेरिसेला ज़ोस्टर के इम्यूनोग्लोबुलिन्स दे देने हैं। और अगर वो जो है उनको नहीं मिले किसी वजह से इम्यूनोग्लोबुलिन्स और उन्होंने डेवलप कर लिया है, तो हमने उनको एडमिनिस्टर करनी है एसाइक्लोविर 800 मिलीग्राम 5 टाइम्स अ डे। इसकी ना इस तरह से 857 हमने याद रखा हुआ था, 857 जब भी हम डिस्कस करते थे तो यही करते थे कि 800 मिलीग्राम देनी है, 5 टाइम्स अ डे देनी है एंड फॉर 7 डेज़ देनी है। ये इसका जो है हमने विदिन 24 आवर्स का रूल होता है।
विदिन 24 आवर्स ऑफ डेवलपिंग ऑफ द रैश अगर पेशेंट आ गई है ना, तो फिर हम देंगे, अदरवाइज़ फिर बस पेशेंट के पास जो हम एक ऑप्शन ऑफ़र कर सकते हैं दैट इज़ सिम्प्टोमैटिक सपोर्ट कि हम उनको फ़ीवर है या जो भी उनकी कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, उनको मैनेज करते रहें। एक दफ़ा अगर उन्होंने रैश डेवलप कर लिया है, फिर वेरिसेलस ज़ोस्टर इम्यूनोग्लोबुलिन्स का कोई रोल नहीं है और उसके अलावा ये कि वो कहते हैं कि अगर मदर को जो है ना मैटरनल इन्फेक्शन द लास्ट 4 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में हैव अ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ वेरिसेलर इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न। यानी कि एक फीटल वेरिसेला ज़ूसा सिंड्रोम है और एक वेरिसेलर इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न है। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो हैं ये 23% में ये डेवलप कर जाता है अगर लास्ट 4 वीक्स ऑफ द प्रेगनेंसी में ये हो। और उसके अलावा वो यही कहते हैं कि आप एटलीस्ट 7 डेज़ के लिए जो है ना डिलीवरी को पोस्टपोन कर दें अगर मदर को जो है वो मैटरनल रैश को सेटल होने दें ताकि कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाएँ जो कि मदर से चाइल्ड में ट्रांसमिट हो जाएँ और बेबी को भी इम्यूनिटी मिल जाए इससे। With regard to Mebrace UK report, which statement is regarding the trends of the incidence of direct maternal death? अब इसमें वो यही है कि ना Mebrace हमने इतना याद करना नहीं होता लेकिन कॉमन हमें पता है कि सबसे ज़्यादा कॉमन भी हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन ही है। तो ये जो है हाइली इन्फेक्टिव भी है, ब्लड बॉर्न डीएनए वायरस और इसकी प्रेवलेंस 1% है इन यूके में। तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट जो है वो कॉज़ करता है मॉर्टेलिटी अगर इन्फेक्शंस में देखा जाए। नाइस गाइडलाइन एंटीवायरल प्रोफाइलैक्सिस इन प्रेग्नेंट वुमेन एडवाइस ऑफरिंग टेनोफोविर Disoproxil fumarate to hepatitis B infected pregnant women to reduce the mother to child vertical transmission। इसमें वही बात है हम लोग पढ़ते होते भी हैं हमारे रिव्यूअर्स में भी बहुत अच्छा से लिखा हुआ है कि हमने इनका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना होता है फ्रॉम 28 वीक्स कंटिन्यू अंटिल 4 टू 12 वीक्स पोस्टपार्टम। एंटीवायरल थेरेपी का जो है वो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रेट बहुत कम हो जाता है और बेबी को बहुत बेनिफिट होता है कि वो जो है बेबी में ट्रांसमिट नहीं होता और उसके अलावा भी हमने हमें पता है कि हमने जो एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइज़ेशन भी देनी होती है बेबी को विदिन 72 आवर्स ऑफ बर्थ। ताकि वो अपनी इम्यूनिटी एक तो हम जो पैसिव इम्यूनाइज़ेशन करते हैं उससे वो जो वायरस अगर गया हुआ है बेबी की बॉडी में, बेबी की बॉडी में से वो क्लियर हो जाए और उसके अलावा एक्टिव इम्यूनाइज़ेशन में वो फिर खुद ही अपनी एंटीबॉडीज़ बना के और वो सब कुछ जो है वो कर लेता है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना ये बहुत पोटेंट और सेफ है और इसका जो है ना मतलब कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है, बेबी फ्रेंडली है, ये प्रेगनेंसी सेफ ड्रग है। क्वेश्चन नंबर 6 अ हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव वुमन हू हैज़ जस्ट बीन डिलीवर्ड द मिडवाइफ टेल्स यू द वुमन वांट्स टू डिस्कस ब्रेस्ट फीडिंग। हाउ विल यू काउंसल हर? अब इसमें जो है ना अगर आपके पास जो है एचआईवी का पेशेंट आ जाए तो फिर आपने उसमें यही कहना है कि ब्रेस्ट फीडिंग इज़ लाइक कॉन्ट्राइंडिकेटेड। लेकिन इसमें आप करा सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड अंटिल अनलेस शी इज़ ऑन एंटीवायरल थेरेपी। अगर तो वो एंटीवायरल थेरेपी ले रही हैं, तो फिर हमने उनको कहना है कि आप ना कराएँ ब्रेस्ट फीड, ठीक है? और अदरवाइज़ जो है द रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन इज़ लो एंड इज़ कंपेरेबल between breast and formula-fed infants. Question number 7. An unbooked mother comes into the early labor. On reviewing her notes, she was not screened for hepatitis B infection. What is your advice for the immediate follow-up for the baby? इसमें डेफिनेटली हमने यही करना होता है ना कि मदर टू चाइल्ड हमें ट्रांसमिशन रोकना होता है तो हम मदर को उसकी टेस्ट करते हैं तो हम वो यही कह रहे हैं कि शी शुड बी टेस्टेड एंड इफ फाउंड एच जी पॉजिटिव जो कि हम देखते हैं देखने के लिए एंटीजन जाहिर है फ़ौरन आ जाता है जो कि हम किट्स के थ्रू कर लेते हैं, फिर उसके बाद और टेस्ट कराते हैं, हम पीसीआर वगैरह कराते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। तो वो ये कह रहे हैं कि यही करा के अगर वो पॉज़िटिव आता है, तो बेबी को वैक्सीनेट कर दें विदिन 24 आवर्स। प्रेग्नेंट वुमेन हू आर हेपेटाइटिस बी एनवेलप जो हम ई एंटीजन पढ़ते होते थे पॉज़िटिव, वो ख़ास तौर से बहुत हाइली इन्फेक्शियस होती है ना। हम जब अपना मेड स्कूल में भी मैं एमबीबीएस का पढ़ते थे, तो हम ये कहते थे कि एनवेलप जो होता है, वो एक चीज़ को दूसरी जगह पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसमें जब इसके पास ई है व्हिच इज़ एनवेलप तो इन्फेक्शन बहुत स्पीड से स्प्रेड करेगा, बेबी के पास जाएगा इन्फेक्शन, ठीक हो गया? तो इसके लिए हमने फिर जो है उनको मॉनिटर करना है और 70-90% रिस्क ऑफ ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन टू द बेबी होता है, ये बहुत हाई रिस्क है। इन यूके ऑल वुमेन आर स्क्रीन्ड ड्यूरिंग ईच प्रेग्नेंसी फॉर हेपेटाइटिस बी। इफ एन अनबुक्ड मदर प्रेजेंट्स इन लेबर, अर्जेंट उनके हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन करवाएँ और उसके अकॉर्डिंगली फिर बेबी को विदिन 24 आवर्स मैनेज कर लें। Or hepatitis B seropositive mother should have a full primary course of hepatitis B vaccination to offer active immunization, and most should also have hepatitis B immunoglobulin to offer passive immunization within 24 hours of birth. The post-exposure prophylaxis program can prevent up to 90% of the vertical transmission. ये भी वो जो है ना मतलब रोक सकते हैं हम जो vertical transmission अगर हमें लग रहा है कि हुई है। Question number 8. A woman who is 35 weeks pregnant is diagnosed with primary dental herpes. She received acyclovir treatment but was reluctant to accept cesarean section delivery. What are the risks of the baby developing neonatal herpes if she has a vaginal delivery? इसमें जो सबसे important बात है ना वो ये है कि इनको जो एपिसोड हुई है वो कौन सी है, ठीक है? अगर प्राइमरी एपिसोड है ना तो उसमें 41% है। ये बहुत रिपीटेडली आस्क्ड एमसीक्यू है कि मदर को प्राइमरी एपिसोड हुई है और बेबी अगर डिलीवर करेंगे वेजाइनली तो बेबी में चांसेस क्या हैं?
इन न्यूबॉर्न द डिजीज में बी लोकलाइज टू स्किन और आइज एंड देयर में बी लोकल सेंट्रल नर्वस सिस्टम एनकेफेलाइटिस, उसमें 80% मोर्टेलिटी होती है। और उसके अलावा बच्चों में डिसेमिनेटेड और मल्टी ऑर्गन इन्फेक्शन की वजह से मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट भी हो जाती है। और जो है इसके साथ इसलिए हम ये कहते हैं कि हम इनको भी ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन इसमें ना चिकन पॉक्स से डोज डिफरेंट होती है। और वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इनको एसाइक्लोविर 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली विल रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ न्यूनेटल हर्पीज, मतलब वो बेबी में तो नहीं रोकते, लेकिन ये है कि हम मदर को ज़रूर ऑफ़र कर सकते हैं। ऑफ़र हमने उनको फिर अगर प्राइमरी एपिसोड है तो हमने सिज़ेरियन ही ऑफ़र करना है। अ वुमन हू इज़ 35 वीक्स प्रेग्नेंट इज़ कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल vulval blisters. She was diagnosed with genital herpes when she was 25 weeks pregnant and received acyclovir treatment. She is not keen on cesarean section delivery. What is your first line investigation to help her decide the mode of delivery? डेफिनेटली अब वो यही कह रहे हैं कि उन्होंने ट्रीटमेंट भी ले लिया और सब कुछ हो गया, तो हमने उनकी एंटीबॉडीज़ ही चेक करनी है। अगर जो है हमने ये देखना है टेस्ट है फॉर टाइप स्पेसिफिक हेपेटाइटिस herpes सिम्प्लेक्स वायरस का इम्यूनो आईजीजी एंटीबॉडीज़ देख लेंगे HSV1 एंड HSV2 के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो मदर हैं इनके की इम्यूनिटी कितनी जो है वो डेवलप हुई हुई है फॉर द बोथ जो है सब टाइप्स। तो इसलिए उसके अलावा ये 41% वाली बात उन्होंने यहाँ पर दोबारा ही रिपीट की हुई है। तो ये हमने बस ये फिगर ज़रूर आप साथ-साथ अपने माइंड में रखते जाएँ कि ये वाले जो है अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया और वजाइनल डिलीवर करी तो 41% बेबी में न्यूनेटल इन्फेक्शन हो जाएगा हर्पीस का। और उसमें 80% चांसेस होते हैं कि सीएनएस की इन्वॉल्वमेंट हो। Question number 10, for women who are diagnosed with suspected genital herpes in the primary care or obstetric services, what audit should you perform to ensure correct management? इसमें बस वही टॉपिक आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं। ऐसा कोई जो है वो आता नहीं है ऐसा एमसीक्यू परसेंटेज ऑफ सारे सारी जितनी भी आ रही हैं यूरिनरी मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, उन सारों को इन्वॉल्व करेंगे तो हमारा डाटा अच्छा कलेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11, अ वुमन हू इज़ 13 वीक्स प्रेग्नेंट इज़ बीइंग काउंसल्ड रिगार्डिंग एचआईवी screening. She is keen to know the percentage of HIV infected pregnant women in the UK. What is the percentage of HIV positive in women in the UK who are identified because of antenatal screening in their current pregnancy? ये भी यूके का अपना ही डाटा है। तो वो ये कहते हैं कि 16% जो होती है ना वो प्रेगनेंसी में ही आके डायग्नोज होती है फर्स्ट टाइम कि उनको एचआईवी पॉजिटिव है। और उसमें भी हमें पता है कि हमने ट्रीटमेंट देना होता है प्रॉपर बेबी को भी और मदर को भी, ताकि बेबी तक ट्रांसमिट ना हो, मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन बेसिकली हमने जो है वो रोकनी होती है। Question number 12. A woman who is 13 weeks pregnant has screens positive to HIV infection. During counseling, you felt it was important to explain the declining rate of mother to child transmission because of the intervention. अब ये भी हमारा एमसीक्यू बहुत दफ़ा एग्जाम में आ चुका है. What is the current rate of mother to child transmission of HIV infection? वो ये कहते हैं अगर मदर जो है ना वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रही है ना और प्रॉपर फ़ॉलो की आ रही है, तो मदर टू चाइल्ड जो है ना वो लेस देन 1% रह जाएगा और वो मतलब 0.5% इज़ लेस देन 1%। तो या तो वहाँ कहीं लिख देते हैं लेस देन 1% या फिर 0.5% लिख देते हैं, तो ये हमें दोनों ही तरह से ऑप्शन आ जाता है। एंटी-रिट्रोवायरल थेरेपी, एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफ डिलीवरी एंड द अवॉइडेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि आपने ब्रेस्ट फीड नहीं कराना, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग से भी ट्रांसमिट हो जाता है एचआईवी का इन्फेक्शन। तो क्या करते हैं कि वो कह रहे हैं कि कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, यानी कि पहले जो है वो 15 टू 25% था और अब जस्ट 1% और लेस रह जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13, a woman who is 26 weeks pregnant and who has multiple sexual partners is seen in the antenatal clinic. She has screened negative for the HIV infection at her 13 weeks booking visit. How would you counsel her to reduce the possible NTCT? खैर इस तरह का एमसीक्यू कभी हमारे एग्जाम में आया तो नहीं है, लेकिन उसमें यही है कि हम रिपीट कराते रहेंगे एचआईवी स्क्रीनिंग के लिए, क्योंकि हाई रिस्क पेशेंट है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ज़्यादा है, तो हाई रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत इन पेशेंट में ज़्यादा होता है। इनको हमने बस बार ऑफ़र करना है एक रिपीट स्क्रीनिंग के लिए इन द ऑन बिहाफ ऑफ द बेबी, ताकि वो अगर इन्फेक्टेड हो जाती हैं तो हम उनको प्रॉम्प्टली मैनेज करें, उनको ट्रीट करें और हम मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन रिड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अ वुमन हू इज़ 14 वीक्स प्रेग्नेंट हैज़ स्क्रीन पॉजिटिव फॉर एचआईवी इन्फेक्शन। शी अग्रीज टू स्टार्ट, जो हम लोग देते होते हैं कंबाइंड एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी कार्ड, ठीक है। व्हेन वुड यू टेस्ट हर वायरल लोड इन ऑर्डर टू मॉनिटर हर एडहेरेंस टू द ट्रीटमेंट? इसमें जो है बहुत ही ज़बरदस्त गाइडलाइन है, सारा उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन हम लोग जो है वो अगर इधर से भी चीज़ों को थोड़ा बहुत अपने माइंड में जो है वो करना शुरू कर दें तो मेजर मेजर बातें जो है ना वो गाइडलाइन की हमें आ जाती है, ठीक है। उसमें वो यही बात है कि अगर हम उनको सबसे पहले जब हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया ना उसके 2 टू 4 वीक्स के बाद, फिर उसके बाद हर ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर डेफिनिटली, फिर उसके बाद हमने उनको 36 वीक्स पे करना होता है उनका, ताकि हमें पता हो कि हमने उनका मोड ऑफ डिलीवरी डिसाइड करना है एंड एट डिलीवरी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है डिफरेंट इंटरवल से हमें इनका मॉनिटर करना होता है।
इसमें क्या हमारा इंटेंशन क्या होती है कि ऑप्टिमल एचआईवी कंट्रोल जो है वो हो भी रहा है या नहीं, कंप्लीट वायरल सप्रेशन हो रही है, उसमें हम उनका जो है वो ये देखते हैं कि कितना इफेक्टिव है उनके लिए, प्लाज्मा वायरल लोड देखते हैं। Okay, question number 15 is a woman who is 11 weeks pregnant, has screened positive for HIV infection. How would you counsel her about her options for the best time to start CART? अच्छा, इसमें ना वही यही होता है कि आपने ना उनका इमीडिएटली स्टार्ट कर दें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, व्हिच इज़ फर्स्ट सेमेस्टर, लेकिन एटलीस्ट जो है ना वो 28 वीक्स तक तो स्टार्ट कर ही दें, ठीक है? एट और बिफोर 28 वीक्स टू रिड्यूस द ट्रांसमिशन रेट ऑफ 1% और लेस, ठीक है? अब उसमें यही बात है कि डेटा ऑन द एफिकेसी ऑफ द कार्ट इन प्रेगनेंसी आर बेस्ड ऑन द 3 और 4 ड्रग कॉम्बिनेशंस, ठीक है? जिसमें वो डिफरेंट ड्रग्स इंक्लूड करते हैं। वो भी हम एक दिन डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोग जो है वो कहेंगे तो, कि हम लोगों ने कैसे डिसाइड करना होता है। अब वो ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश एचआईवी एडल्ट प्रिस्क्राइबिंग गाइडलाइंस नाउ रिकमेंड टेनोफोविर, एम्ट्रिसिटाबीन या फिर एबेकेविर लेमिबुडिन एज़ द फर्स्ट लाइन थेरेपी ऑन द बेसिस ऑफ द सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी एंड एफिकेसी। और डेटा वो कलेक्ट कर रहे हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि बात पहले ये कहा जाता था कि एफिपेरेंस जो है ना, वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ओवरऑल बर्थ सीएनएस डिफेक्ट्स कॉज़ कराता है। तो वो कह रहे हैं कि अभी तक हमें कोई ऐसा डेटा जो है वो नहीं मिला। Question number 16. A full-term primary gravida pregnant woman presented in established labor at 6 centimeter dilatation. Her previous screening showed she is HIV screen positive but did not have any treatment. अब वो ऐसी पेशेंट है जो अल्लाह रहम करे हमारे पास आती हैं यूजली, या तो हमें पता ही नहीं होता कि वो HIV पॉजिटिव हैं, या उनको पता नहीं होता, उन्होंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया होता उसके लिए। तो उसमें हमने क्या उनको बेसिकली क्या करना होता है कि हमने सबसे पहले उनको ओरल कंबाइंड एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी स्टार्ट कर देंगी, जिसमें हमारी सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रग है ना, दैट इज़ नेविरापीन। ठीक है? क्योंकि ये विदिन 2 आवर्स क्रॉस कर जाती है प्लेसेंटा को, और कंसंट्रेशन भी इतनी मेंटेन कर लेती है, बेबी के अंदर भी चली जाती है कि अप टू 10 डेज़ जो है वो बेबी को सर्कुलेट करती रहती है। इमीडिएट स्टार्ट ऑफ कार्ड भी कर देंगे हम, वो भी रैपिडली क्रॉस कर जाएगी प्लेसेंटा को, और ज़िटोपिडिन इन्फ्यूजन जो है ना फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लेबर इन एडिशन टू कार्ड विल आल्सो जो है एड फर्दर प्रोटेक्शन, बट अलोन इज़ नॉट द फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट एज़ इट डज़ नॉट रिड्यूस द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन नहीं इससे कम होती। अब जो है, अब उसमें भी वो ये कह रहे हैं कि वैसे अगर कोई ट्रीटमेंट ना लेती तो 7.5% फिर भी चांस था कि वो बेबी में ट्रांसमिट हो जाएगा, तो इसमें 2.9% मतलब ऑलमोस्ट 1/3 हो जाता है, हाफ हो जाए, हाफ नहीं 1/3 का रिस्क रह जाता है जस्ट अगर वो हम उनको लेबर के दौरान ये सारी मेडिसिन स्टार्ट करा दें। एन एचआईवी पॉजिटिव स्क्रीन प्रेग्नेंट वुमन एट 36 वीक्स इज रिव्यूड एट द एंटीनेटल क्लिनिक। शी वाज ऑन कार्ट एंड हर वायरल लोड इज आई थिंक थोड़ा पार्ट मिसिंग है, उसमें यही हो गया 50 से कम हो गए, तो उसमें यही करना होता है हमने कि देयर इज़ नो नीड फॉर प्लान्ड इलेक्टिव सिज़ेरियन सेक्शन एज़ शी हैज़ अ वेरी लो रिस्क ऑफ द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन। हमें पता है कि हमने एचआईवी आरएनए कॉपीज़ देखनी होती हैं, अगर वो लेस देन 50 हो, ये तो हमें बिल्कुल अच्छे से याद है कि अगर फिर लेस देन 50 हो, तो हमने बस आँखें बंद करके उनको कहना होता है कि यू कैन गो फॉर द वेजाइनल डिलीवरी अगर कोई ऑब्स्टेट्रिक कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। क्योंकि अब ज़ाहिर है इसमें ही लेस देन वो 0.% लाइक पॉइ लेस देन 0.5% रह जाता है रिस्क ना। इसमें अगर 400 से ज़्यादा हैं, तो हमें पता है कि हम प्लान्ड लोअर सेगमेंट सिज़ेरियन सेक्शन करते हैं, और बीच वाले जो होते हैं और उनको हमने 30 टू 39 वीक्स पे डिलीवर करा देना होता है, ठीक है? और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इट इज़ अ 30 ईयर ओल्ड वुमन हू हैज़ जस्ट कम बैक फ्रॉम अ टूर टू ऑफ ब्राज़ील। शी इज़ 29 वीक्स प्रेग्नेंट, शी इज़ कंप्लेनिंग ऑफ लो ग्रेड फीवर एंड अ मैक्यूलोपेपुलर रैश। ये जब कोई भी इस तरह का जो है टॉपिकल एरिया का कोई ज़िक्र-शिक्र होता है, तो उसमें हम यही करते हैं कि वो ज़िका वायरस को जो है वो सोचना होता है हमने। वे कहते हैं ज़िका वायरस इज़ अ रिक्वेस्ट सीरम ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज़ चेन रिएक्शन। ये वैसे एमसीक्यू कभी हमारे एग्ज़ाम में कभी नहीं आया। Zika virus is a viral infection transmitted to the Aedes mosquito, which is present in throughout Africa, South and South Asia. ये सब जगहों पे वो कहते हैं कि पाया जाता है। इसके कोई ना सिम्पटम स्पेसिफिक होते नहीं है। तो अगर फ्लू लाइक सिम्पटम्स भी हो, तो हमें बहुत ही जो है वो एक टेस्ट करा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें हम जो बेबी में कॉम्प्लिकेशंस हैं वो माइक्रोकेफली और ब्रेन डिफेक्ट्स हैं, तो वो परमानेंट हैं। तो अगर प्रेगनेंसी में है इन्फेक्शन या कोई एक्सपोज़र, तो हमने फ़ौरन टेस्ट कराना है। ब्रेस्ट मिल्क से वो ट्रांसमिट नहीं होता, और हमने पहले भी एमसीक्यू पढ़ा था कि अगर वो किसी ऐसे एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वो ख़्याल करें, कॉन्ट्रासेप्शन भी यूज़ करें और बैरियर मेथड यूज़ करें। Question number 19. A woman who is 12 weeks pregnant has a serum screening test showing a mineral disease research laboratory जो हम VDRL कराते होते हैं, या rapid plasma reagent titer of more than 16. The result indicates, जाहिर है अब इसमें हमने ये कट ऑफ याद भी किया हुआ था कि 16 से ज़्यादा होगा तो इट इज़ एक्टिव सिफिलिस इन्फेक्शन, ठीक है? और उसमें हम डायग्नोसिस हम कैसे कंफर्म करते हैं, वो डार्क जो है वो ग्राउंड माइक्रोस्कोपी टू लुक फॉर द सिफिलिस
हम ये भी कर सकते हैं। ट्रेपिनोमा पैलिडम हमें नज़र आ रहा होता है इंसेप्ट फ्लूइड टिश्यू फ्रॉम एन ओपन सोर। सिफिलिस भी हम डिस्कस कर लेंगे, इसमें से भी जो है वो बहुत क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 20, अ वुमन हु इज 14 वीक्स प्रेग्नेंट कम्स टू द एंटीनेटल बुकिंग क्लिनिक आफ्टर शी हैज बीन डायग्नोज्ड विद अ प्राइमरी सिफिलिस इन्फेक्शन। What will you tell her about the risk of transfer of the disease or to her baby? अब उसमें वो यही बतवाता है कि अगर हम ट्रीटमेंट कर दें ना तो फिर उसमें ये फिर भी रिस्क होता है कि 40-50% प्रेगनेंसीज कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं सिफिलिस से, मे कॉज इंट्रायूटाइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, नॉन इम्यून हाइड्रोफिटेलिस, स्टिल बर्थ, प्रीटर्म डिलीवरी एंड स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन इन अप टू 50% ऑफ द प्रेगनेंसीज। A woman who is 33 weeks pregnant is diagnosed with a syphilis infection. What is your first line treatment option? अब जो इसमें थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने बस ये याद करना होता है कि हमने ना एक डोज रिपीट करनी होती है। जो हमारे पास अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रही है या सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट आ रही है तो हमने जस्ट उनको सिंगल डोज ऑफ बेंजाथीन पेनिसिलिन दे देनी है, जी विच इज़ 2.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स ना। तो इसमें ये होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में हमने उनकी 1 हफ्ते के बाद डोज रिपीट करनी होती है। ठीक है? A single dose followed by a second dose after 1 week. The above regimen is effective in most cases after testing for allergy or desensitization. A second course is recommended if maternal treatment is initiated in the third trimester. ये वही वाली बात हो गई। और ऑल्टरनेटिव सेकेंड लाइन थेरेपीज भी उन्होंने बताई हुई है, लेकिन सबसे इफेक्टिव हमारी यही बेंजाथीन जो है वो पेनिसिलिन जी ही है। और उसके बाद वो कह रहे हैं कि आपने फर्दर बेबीज को भी जो है ना एट बर्थ दे ऑल शुड बी इवैल्यूएटेड और उनको भी फिर ट्रीट करना होता है विद पेनिसिलिन। Question number 22. A woman who is 15 weeks pregnant comes to see you and wants to know why she was not screened for group जो बीटा स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्शन जीबीएस जो होता है, शी हैज रेड दैट इट इज फ्रीक्वेंट कॉज ऑफ सिवियर इन्फेक्शन इन न्यूबॉर्न बेबीज। व्हाट इज द इंसिडेंस ऑफ अर्ली ऑनसेट न्यूनेटल ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई डिजीज इन प्रेगनेंसी? तो उसमें वो यही बात है, बेसिकली उन्होंने एक थ्योरी का आपका बैकग्राउंड नॉलेज और थ्योरेटिकल एक इन जो है वो पूछने के लिए पीछे पूरा सिनेरियो बताया हुआ है, लेकिन हम पता होगा तो हम ऐसे पेशेंट को बता सकेंगे ना कि हमने इसलिए नहीं कराया। इसका भी एक बहुत ही प्यारा एल्गोरिदम है, ये भी मैं आपके साथ ग्रुप में ही शेयर कर दूंगी। उनको फ़ॉलो करना होता है और हमने ये देखना होता है कि हमने किनको करना है स्क्रीन और किनको नहीं करना। रिस्क फैक्टर्स की बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं। तो दैट इज़ 0.5% इन 0.5 इन 1000 लाइव बर्ड्स। ये 5 वाला ना एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली रिपीटेड एक वो है नंबर ना। तो आप लोग कोशिश करें कि ना आप लोग जहाँ-जहाँ जिस तरह एमसीक्यूज़ किए जा रहे हैं ना, तो ज़्यादातर या तो 0.5% है या फिर 5% है या 50%, तो उनको ना अलग एक जगह पे ही लिख लें ताकि आपको याद हो जाए कि अच्छा ये सारे हैं, इनकी 0.5 है, ये सारे हैं, इनकी 5% है, इनकी 50% है। तो आप लोगों को फिर वो जो है एक ग्रुप बन जाएगा और आपको जल्दी से रिकॉल भी जल्दी होगा। वो ये कहते हैं अगर रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो आपको स्क्रीन करने की ज़रूरत नहीं है। Question number 23. On reviewing the notes of a woman who is 16 weeks pregnant, you notice she was a GBS carrier diagnosed from a vaginal swab in her previous pregnancy. What treatment option would you recommend? अब ये वाली पेशेंट जो है उनको प्रीवियस प्रेगनेंसी में पॉजिटिव थी, लेकिन उसमें भी वो ये कहते हैं कि प्रीवियस प्रेगनेंसी जो है ना अगर उस वो कॉम्प्लिकेट हो गया ना बेबी, फिर वो बेबी सिक हुआ था अगर, तो फिर तो आपने उनको करना है स्क्रीन, अदरवाइज आपने इस पेशेंट को भी स्क्रीन नहीं करना। ठीक है? अ वुमन हू इज़ 27 वीक्स प्रेग्नेंट कंप्लेन्स ऑफ डिस्यूरिया एंड लॉइन पेन, यूरिन कल्चर्स इंडिकेटेड जीबीएस ग्रोथ। ठीक है? अगर करंट प्रेगनेंसी में जीबीएस ग्रोथ ग्रेटर देन 10:5 ये इन्होंने लिखा होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स पर एमएल, शी रिसीव्ड द एप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। व्हाट इज़ योर फर्दर मैनेजमेंट? अब उनका यूटीआई तो हमने ट्रीट कर दिया ना, लेकिन आगे क्या करना है हमने? अब इन पेशेंट में अगर करंट प्रेगनेंसी में जीबीएस पॉजिटिव था तो इंट्रापार्टम एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस देना है हमने, क्योंकि इनमें रिस्क होता है कि बेबी भी इन्फेक्ट होगा और कोरियोमनाइटिस भी हो सकता है, बेबी को सेप्सिस भी हो सकता है। जीबीएस बेबी के लिए बहुत डेंजरस होता है, बहुत जो है वो सिक कर देता है बेबी को, सेप्सिस में रह जाता है, मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा है, ठीक है? तो हमने उसके लिए करंट प्रेगनेंसी में अगर पॉजिटिव थी तो हमने ट्रीट कर दिया। Question number 25. A woman who is 22 weeks pregnant has a vaginal swab because of symptomatic vaginal discharge. The swab shows heavy growth of GBS. She has received the appropriate treatment. What is your further management? अब चूंकि वो ये बता रहे हैं कि हमने उनको भी ट्रीट कर दिया है, तो इसमें भी वही ऑप्शन है कि हमने उनको इंट्रापार्टम प्रोफाइलैक्सिस देना है एंटीबायोटिक्स का, और इसकी डोज का भी कम समटाइम जो है वो एमसीक्यू आ जाता है कि हमने कितनी देनी है, 3 ग्राम देनी है जैसे ही जो है वो ऑनसेट ऑफ लेबर हो एक्टिव, और फिर उसके बाद 1.5 ग्राम जो है ना वो हमने 4 आवरली देते रहना है अंटिल डिलीवरी। तो ये एमसीक्यूज़ हो गए हमारे 2, और उसके अलावा ये भी आ जाता है कि अगर एलर्जिक है पेशेंट बेंज़ाइल पेनिसिलिन से, तो फिर हम क्या देंगे? फिर हम क्लिंडामाइसिन देंगे, 900 ग्राम देंगे और इंट्रावीनस लेंगे 8 आवरली देंगे टीडीएस में, ठीक है? और उसके अलावा अगर दोनों ही जो है नहीं दे सकते आप, तो फिर आप वैंकोमाइसिन देंगे। ये तीनों ही एमसीक्यूज़ हैं
रिकॉल्स हैं और ये तीनों आ चुके हैं और ये चौथा तो ये आया हुआ ही है कि अगर आपके पास पेशेंट को करंट प्रेगनेंसी में जीबीएस इन्फेक्शन है, तो उसको उस वक़्त तो हम उनको ट्रीट करेंगे, चाहे वो वजाइनल डिस्चार्ज की वजह से हो, चाहे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की वजह से हमने उसको आइडेंटिफ़ाई किया है, लेकिन हमने उनको इंट्रापार्टनर प्रोफाइलैक्सिस देना है। अगर पिछली प्रेगनेंसी में था और खुदा न खास्ता वो बच्चा इन्फेक्ट हो गया था, बीमार हो गया था, तो फिर हम कर देंगे। लेकिन अगर पिछली प्रेगनेंसी में पॉज़िटिव थी, लेकिन बेबी ठीक था, हेल्दी आउटकम था, तो फिर हम जो है वो पार्टम इनको एंटीबायोटिक का प्रोफाइलैक्सिस नहीं देंगे। A woman who is 22 weeks pregnant comes to the emergency department complaining of flu-like symptoms. She is paraxial with no other clinical signs. What is the most relevant information in her history that makes you suspect malarial infection? ज़ाहिर है अगर हम मलेरियल इन्फेक्शन सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो कहीं एंडेमिक एरिया से घूम फिर के आई होंगी तो ही जो है हम सस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ हम क्यों सस्पेक्ट करेंगे मलेरिया? खैर मलेरिया की भी बहुत ही ज़बरदस्त गाइडलाइंस हैं और मलेरिया के एमसीक्यूज़ और उनकी मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। A woman who is 16 weeks pregnant is referred by the general practitioner because of pyrexia and flu-like symptoms. You noticed a yellowish change to her conjunctiva. She says she has been to sub-Saharan Africa. You suspected malarial infection. How will you confirm the diagnosis? इसमें हमें पता है कि हम क्या कराते होते हैं, ब्लड फिल्म्स कराते हैं, थिक और थिन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म्स फॉर द पैरासाइट। अब ये सारी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, और मोस्ट डेंजरस जो हमें पता है फेल्सीपायरम है। क्योंकि ये बहुत मॉर्टेलिटी सबसे ज़्यादा जो है ना वो फेल्सीपायरम की वज़ह से होती है। हम अपना गोल्ड स्टैंडर्ड हमारा हमें पता चल गया है कि हमने माइक्रोस्कोपिक एग्ज़ामिनेशन कराना है और उसके अलावा ये कि हम इसका एडवांटेज क्या होता है कि एक तो हम खुद देख सकते हैं, आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, क्वांटिफ़ाई कर सकते हैं नंबर ऑफ इन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स, तो हमें आइडिया हो जाता है कि पैरासाइटिनिया है कितना। और उसके अलावा हमें स्पीशी का भी पता चल जाता है और ये कि वो किस स्टेज पे है पैरासाइट। बाकी जो है हमने इसको जो है वो यही कहते हैं कि रिपोर्ट करें इसको भी। काफ़ी सीरियसली लेते हैं मलेरिया को भी ये लोग। क्वेश्चन नंबर 28 इज़ अ वुमन हू इज़ 11 वीक्स प्रेग्नेंट इज़ एडमिटेड विद अनकॉम्प्लिकेटेड प्लाज्मोडियम falciparum मलेरिया इन्फेक्शन। व्हाट मैनेजमेंट ऑप्शन वुड यू ऑफर? अब इसमें ना डिफरेंट ग्रुप्स हैं। अगर falciparum की वजह से है तो हमने डिफरेंट ट्रीटमेंट देना है और अगर जो है बाकी स्पीशीज़ की वजह से तो हमने और ट्रीटमेंट देना है। तो वो भी बहुत ही सिंपल सा करके मैं आप लोगों को उसी ग्रुप में ही शेयर कर दूँगी। इसमें जो है अभी फ़िलहाल falciparum के लिए आप यही याद कर लें कि हमने इनको क्विनीन देनी है 600 मिलीग्राम 8 आवरली एंड ओरल क्लिंडामाइसिन 450 मिलीग्राम 8 आवरली फॉर 7 डेज़। इसमें ज़ाहिर है हमें पता है मलेरिया सिवियर एनीमिया कॉज़ करता है, लिवर और रीनल इन्वॉल्वमेंट होती है और उसके अलावा मेडिसिन्स की वजह से भी हाइपोग्लाइसीमिया होता है और ब्लड प्रेशर हमें पता है वो टेंशन होती है और खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। फीटल मॉर्टेलिटी और ये सारी कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए हमने इसको प्रॉम्प्ट ट्रीट करना होता है। अब इसमें वो ये बता रहे हैं क्विनीन के ना बहुत अपने भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जो इसमें ये सारे उन्होंने लिखे हुए हैं। लेकिन हमने जो है ना इनको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज़ करके इनको ट्रीट ज़रूर करना होता है। बाकी कंजेनिटल ज़ाहिर है डिफेक्ट्स ना ही मलेरियल्स करा रही हैं और ना ही जो है वो मलेरिया कराता है, लेकिन बाकी सारी कोमॉर्बिडिटीज़ हो जाती हैं, कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 29 अ वुमन हू इज़ 17 वीक्स प्रेग्नेंट कम्स फॉर एडवाइस एज़ शी हैज़ टू ट्रैवल टू नाइजीरिया, शी इज़ वरीड अबाउट मलेरियल इन्फेक्शन। व्हाट कीमोप्रोफाइलैक्सिस मेडिकेशन वुड यू प्रिस्क्राइब? अब इसमें ये भी क्वेश्चन आता है, ये हमारे एग्ज़ाम में भी आ चुका है कि अगर हमने प्रोफाइलैक्सिस के लिए देनी है, तो फिर हमने कौन-सी देनी है? और अगर हमने ट्रीटमेंट के लिए देनी है, तो वो भी फिर कौन-सी देनी है और जो है डिफरेंट क्या कहते हैं स्पीशीज़ के लिए कौन-सी मेडिसिन्स देनी है। तो इसमें मेफ्लोक्विन हमारी जो है ना सबसे अच्छी दवाई इज़ द फर्स्ट चॉइस व्हिच इज़ हाइली इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंट बी फैल्सिपारम क्योंकि फैल्सिपारम सबसे ज़्यादा मॉर्टेलिटी कॉज़ करता है और मॉर्बिडिटी कॉज़ करता है, तो इसलिए हमने प्रोफाइलैक्सिस भी के लिए तो ज़रूर देते हैं ताकि ये ना हो। बाकी डॉक्साइक्लिन देते हैं लेकिन वो प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है और उसके अलावा वैसे भी ये इतनी अच्छी ऑफ़र नहीं करता फेल्सिपारम के अगेंस्ट इन हमें प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 30 A woman who is 13 weeks pregnant comes to see you at the early pregnancy assessment unit. She works at a childcare facility and has heard that contact with children is a common cause of cytomegalovirus infection. इसमें जो है नर्सिंग और इस तरह से डे केयर वाली और जो है वो टीचर्स इनका जब भी मतलब वो नर्सिंग सेंटर्स में ख़ास तौर से अगर वो कंटामिन को बेबीज़ को इस तरह की या एल्डरलीज़ को इस तरह की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर रही हैं कि वो उनको जो है उनका पैम्पर्स वगैरह चेंज करा रही हैं, तो हमने उसमें उनको ये सीएमवी इन्फेक्शन कॉज़ कर देते हैं। तो फिर इसलिए हमने उनको ये बताना है कि आप अपनी हाइजीन का बहुत ख़्याल करें ताकि आप इन्फेक्शन से बच सकें। ठीक है? डबल स्टैंडर्ड हर्पीज़ वायरस होता है, हमें ये पता है और कोई साइन सिम्पटम्स होते नहीं हैं और बच्चों के सलाइवा से और यूरिन से ऑफ यंग चिल्ड्रन इज़ द मेजर कॉज़ ऑफ द सीएमवी इन्फेक्शन अमंग प्रेग्नेंट वुमेन। और ये ब्रेस्ट फीडिंग से भी स्प्रेड हो सकता है। लेकिन इसमें आप जो है वो ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होती लेकिन अवॉइड कर सकते हैं तो कर लें। वही बात है हैंड वॉशिंग करें एंड वाटर फॉर 15 टू 20 सेकंड्स,
especially after changing diapers, feeding of young child and wiping a young child nose and handling children's toy. उसके अलावा खाना-पीना मत शेयर करें, वही बात है, ग्लव्स पहनें और एडिड प्रोटेक्शन के लिए। और यूके में वो अपना बता रहे हैं कि 1 टू 2 बॉडी बेबीज़ जो है ना, इन एवरी 200 विल बी बॉर्न विद सीएमवी। और ये जो है आपको इसको आइडेंटिफ़ाई करना बड़ा मुश्किल होता है। स्कैन पे भी आपको कोई एसेस मिलता नहीं है। एमनियोसेंटेसिस करके आप दे सकते हैं इन्फेक्शन को, लेकिन देखा नहीं जाता है। एमनियोसेंटेसिस कोई जो है वो स्टैंडर्ड तरीका नहीं है। और बेबी में जो देखा जाता है आफ्टर बर्थ वो यही है कि लॉस ऑफ हियरिंग और विज़न होता है, और डेवलपमेंटली हैंडीकैप्ड भी हो सकते हैं बेबीज़। माइक्रोकेफली भी होती है इनमें, और कोई ट्रीटमेंट नहीं है, कोई वैक्सीनेशन नहीं है सीएमवी के लिए। तो ये भी एक काफ़ी लीथल इन्फेक्शन है। और जो है हम ये देखते हैं कि वही डायग्नोज़ कैसे करना है, हमें वही पता है, हम एंटीबॉडीज़ के थ्रू देख सकते हैं। अगर आईजीजीएम लेवल्स जो हैं वो उसके 3-4 फोल्ड इंक्रीज़ हैं, और आईजीजी टाइटर्स उनके जो है 4 फोल्ड इंक्रीज़ हो गए। इसमें एविडिटी देखते होते हैं कि जो आईजीजी के लेवल ज़्यादा अगर आ रहे हैं तो इट ऑल्सो शोज़, और आईजीएम भी प्रेज़ेंट है, तो ये कोई इनको सेकंड एपिसोड हुई है। अदरवाइज़ इट शोज़ कि अगर जस्ट आईजीएम मिल रहे हैं तो उनको वो प्राइमरी इन्फेक्शन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31, क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट हम लोगों को है ना कि अगर एक्यूट है और फर्स्ट एपिसोड ऑफ इन्फेक्शन है तो आईजीएम बनता है पहले। आईजीएम जो होती है ना एंटीबॉडी, वो बहुत बड़ी होती है इन द साइज एंड इट कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा। लेकिन आईजीजी जो होती है इट गोज़ इन एंड इट गोज़ इनटू द बेबी, और वो कुछ ना कुछ बेबी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर लेती है। तो आईजीएम के लिए याद रखें, इट स्टेज विद द मदर, एम स्टेज विद द मदर एंड जी गोज़ एवरीवेयर इन द बेबी। ठीक है? Question number 31. A woman who is 16 weeks pregnant has a urine culture showing an E. coli bacteria concentration of 10 raised to 5 colony forming units per ml. She is completely asymptomatic and was reluctant to receive antibiotic treatment. What will you say to her? अच्छा, अब उसमें वो यही बात है, हमारा कट ऑफ यही है कि क्योंकि हमें पता है कि प्रेगनेंसी में अगर हम ट्रीट नहीं करते तो वो डिजीज़ प्रोग्रेस कर जाती है। तो हमने उनको बता देना है कि शी नीड्स एंटी 10 रेज़ टू पावर 5 जो है ना वो कट ऑफ है कि उसमें आपने ट्रीटमेंट देना है। एनएच पावर 5 से कम है तो आप फिर उनको, अगर वो सिम्प्टोमैटिक नहीं है, तो आप उनको बेशक ट्रीटमेंट ना दें। तो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इज़ इफेक्टिव इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ द रीनल कॉम्प्लिकेशंस में वो यही बताते हैं कि यूटीआई होता है, यूटीआई से फिर आपका इन्फेक्शन जो है वो अपर जो है वो ट्रैक में चला जाता है और आपकी यूरेटर और किडनीज़ को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो वो यही बता रहे हैं कि एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरिया यूरिया की वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, और जिसकी सबसे जो बुरी कॉम्प्लिकेशन दैट इज़ पायलोनेफ्राइटिस। और उसमें सिंपल क्या है कि जैसा आपने 4 टू 7 डेज़ का एंटीबायोटिक का कोर्स देना है, इसमें यही है कि अगर आपको सिंपल एसिम्प्टोमेटिक है तो जस्ट 3 डेज़ के लिए दे दें, अगर सिम्प्टोमेटिक है तो 7 डेज़ के लिए दे दें, और अगर पायलोनेफ्राइटिस हो गया है तो 14 डेज़ के लिए ट्रीटमेंट देना होता है। और जो है बाकी है कि 10 to 30% of the women with bacteria in the first trimester develop an upper urinary tract infection in the second or third trimester। वही बात है कि अगर आप अभी ट्रीट नहीं करेंगे तो फिर बाकी जाके आगे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएँगी। Okay. Question number 32 is a general practitioner calls you to ask about the best test to confirm the asymptomatic bacteriuria in an asymptomatic 14-week pregnant women who had a previous urinary tract infection preceding this pregnancy। मतलब पहले हुआ था, अब क्या है मोस्ट रिलायबल टेस्ट जो है, हमें पता है हमने क्या कराना होता है, यूरिन कल्चर कराना होता है। ठीक है, और उसकी ही सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी है देन ऑल टेस्ट। अगर कंफर्म करना है फिर यही कराना है, ठीक है? और ऑर्डिनरी यूरिन कल्चर द फर्स्ट इंटरव्यू अलाउ फॉर टाइमली एफिशिएंट ट्रीटमेंट एंड फॉलो, वही पिछली वाली ही एमसीक्यू की एक्सप्लेनेशन को देखते हुए कि अगर अभी ट्रीटमेंट, अगर इन्फेक्शन है तो अभी ट्रीट कर दें, ताकि आगे जाके वो कॉम्प्लिकेट ना हो और इन्फेक्शन है ना स्प्रेड ना हो, ठीक है? और इसके अलावा यूटीआई बहुत मेजर कॉज़ है प्रीटर्म लेबर का, और जो है इसको भी फिर मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रीटर्म लेबर इटसेल्फ को भी। Question number 33. A woman who is 16 weeks pregnant presents at the booking clinic complaining of dysuria, frequency, urgency, and suprapubic pain. She also noticed her urine is slightly blood stained. On examination, you observed a urethral discharge. Urine culture did not show significant bacteriuria. What is the most likely diagnosis? अब जाहिर है इसमें कोई अगर इन्फेक्शन नहीं मिल रहा तो वो ये कह रहे हैं कि it is gonococcal urethritis, क्योंकि the main distinguishing clinical issue between urethritis and cystitis are the presence of the urethral discharge and the insignificant bacteriuria in urine cultures। अब उसमें यही है कि हमें इसको ज़ाहिर है इसको हमने जो है वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करनी है, और इनका तो ख़ैर वो गम क्लिनिक होता है, वहाँ पे नोटिफ़ाई करना होता है और रेफ़र करना होता है इन पेशेंट्स को, ताकि सारों को ही इकट्ठे ही मैनेज करें और ट्रीट करें, और जो इन्फेक्टेड है उसको उनको एंटीबायोटिक्स दी जाएँ, और बाद में टेस्ट ऑफ क्योर भी करें कि ठीक हो गए हैं ये। A woman who is 30 weeks pregnant has a recurrent urinary tract infection. What would you recommend for prevention of recurrence until the end of pregnancy?
अब रिकरेंट का ना एक डेफिनेशन होती है कि 6 मंथ्स में इतने एपिसोड्स हो जाएँ या 1 ईयर में इतने एपिसोड हो जाएँ और वो सारी कल्चर पे जो है वो आप करते होते हैं डायग्नोज़। ऐसे नहीं कि पेशेंट बस सिम्पटम्स के साथ, कल्चर पे डेफ़िनिट आपका डायग्नोसिस हो कि हाँ जी, उनको हुआ यूरिन। तो फिर आप ऐसे पेशेंट को जो है वो प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक स्टार्ट करा सकते हैं और ये भी हमारा रिकॉल है। अ डेली सप्रेसिव डोज़ ऑफ 250 मिलीग्राम सिफैक्लेक्सिन। इसमें ईबीएम में एक बड़ा प्यारा-सा टेबल लिखा हुआ है, उन्होंने सारा बताया हुआ है कि आप कौन-कौन सी ले सकते हैं, लेकिन ये सबसे पहली है, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट जो है मोस्ट अथॉरिटीज़ रिकमेंड अ डेली डोज़ ऑफ एन एंटीबायोटिक अंटिल डिलीवरी और नाइट्रोफुरेंटोइन हमें पता है शुड नॉट बी गिवन आफ्टर 36 वीक्स और बाकी ट्राइमेथोप्रिम का वो कहते हैं कि प्रोफाइलैक्सिस इसका जो है वो ऐसा रोल नहीं है यूटीआई इन्फेक्शन में। Question number 35. A 32-year-old woman who is 17 weeks pregnant complains of recent polyarthralgia affecting the hands, wrists, ankles, and knees. On history taking, she admits to being in a recent contact with a child. ठीक है, तो ये हमें वो सिर्फ लेके जा रहे हैं who developed a non-vesicular rash. उसको रैश था लेकिन नॉन वेजिकुलर था जो तो व्हाट इज़ योर प्रोविज़नल डायग्नोसिस? तो ये सारा जो पॉलीआर्थल्जियाज़ और ये सब कुछ जो है ना, ये हमारे होते हैं पार्वोवायरस में, ठीक है? तो पार्वोवायरस में आर्थ्रोपैथी बहुत कॉमन होती है, 80% में पार्वोवायरस B19 इन्फेक्शन इन एडल्ट्स में यही कॉज़ करता है और फेशियल रैश होता है, लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता, ख़ास तौर से हम लोगों की जिस तरह की कॉम्प्लेक्शंस होती हैं डस्की और तो उसमें इतना एप्रिशिएट नहीं किया जा सकता। तो आर्थ्रोपैथी जो है वो ज़्यादा हमें गाइड कर सकती है कि पेशेंट को जो है अगर कॉन्टैक्ट की भी हिस्ट्री पॉजिटिव है। अब उसमें वो यही बात है कि हमने इनका आईजीएम जो है वो 2 टू 3 डेज़ ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन के बाद जो है ना वो आ जाता है और रह सकता है अप टू 6 मंथ्स। अगर आईजीजी अपीयर अ फ्यू डेज़ आफ्टर आईजीएम अपीयर्स एंड यूजुअली रिमेन्स पॉजिटिव फॉर लाइफ। रूबेला ये पार्वोवायरस में ये होता है कि फिर आपको लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाती है, ठीक है? और यूजुअली इट रिज़ॉल्व्स विदिन 3 डेज़। और बाकी तो हमें पता है ये अगर बेबी में किस तरह से हमने मैनेज करना है उसको भी एक एल्गोरिथम हम आपसे शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 36 अ वुमन हू इज़ 32 वीक्स प्रेग्नेंट हैज़ अ प्रूवन B19 इन्फेक्शन एंड हैज़ डेवलप्ड फीटल हार्ट ड्रॉप्स एट 36 वीक्स। व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट? तो अगर 36 वीक्स पे है तो बस फिर हमने तो जो है डिलीवर करना है, 35 वीक्स तक लेके जाते हैं। उनको अगर वो भी जो हमारे फीटो मैटर्नल यूनिट वाले होते हैं, उस बेबी को मॉनिटर करते रहते हैं। एनीमिया है तो उसको करेक्ट करते हैं और 35 वीक्स के बाद डिलीवर करने का सोच लेते हैं। तो ये तो ऑलरेडी 36 वीक्स पे है तो हमने बस यही करना है कि हमने इनको स्टेरॉइड और फिर उसके बाद डिलीवर कर देना है, ठीक है? कोई लॉन्ग टर्म सीक्वल ऐसा होता नहीं है, लेकिन मदर में भी सीवियर एनीमिया कॉज़ कर सकता है, प्री-एक्लैम्प्सिया कॉज़ कर सकता है। बेबी में हमें पता है वो सीवियर एनीमिया कॉज़ करता है और जो है वो फिर मैनेज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 अ वुमन हू इज़ 26 वीक्स प्रेग्नेंट विद कन्फर्म्ड B19 infection and non-immune hair drops is being followed up for any further development in the fetus. Middle cerebral artery का peak systolic velocity is more than 1.5 multiples of median. अब ये वाला जो बच्चा है 26 हफ्तों पर है, बहुत प्री टर्म है, तो इसमें डेफिनिटली हमने इनको इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन ही ऑफर करनी है। तो ऐसे बेबीज़ को हम रेफ़र कर देते हैं। वैसे भी ये रेफ़र हो चुके होते हैं। ये मिडल सेरेब्रल आर्टरी पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी वही लोग देख रहे होते हैं। हम लोग नहीं देख रहे होते जो मैटरनो-फीटल यूनिट वाले जो लोग होते हैं। और उसके बाद वो आईयूटी प्लान कर लेते हैं, कोर्डोसिंथेसिस करते हैं और देखते हैं कि बेबी की उसी वक़्त हेमाटोक्रिट भी चेक कर लेते हैं और एचबी भी चेक कर लेते हैं और डोज़ कैलकुलेट करके बेबी को ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। इंडिकेटेड इज़ कोर्डोसिंथेसिस फीटल ब्लड सैंपल जो है ना, अगर एनीमिया जो है वो बेबी के हीमोग्लोबिन लेस देन 8 हो, तो हम ट्रांसफ्यूज़ कर देते हैं। साथ में हमने कॉम्प्लिकेशंस भी बतानी है कि फीटल लॉस रिस्क ऑफ 6% है फॉर इंट्रावास्कुलर ट्रांसफ्यूजन टू 60% विदाउट इंट्रावास्कुलर ट्रांसफ्यूजन कि हमने उनको ये बताना है कि अगर हम नहीं करेंगे तो ज़्यादा रिस्क है बेबी को एज़ कम्पेयर टू कि अगर हम इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ्यूजन कर दें। Question number 38. A woman who is 13 weeks pregnant gives a history of contact with German measles infected child. She thinks she had rubella when young but did not receive any vaccination. तो अगर उनको लगता है कि उनको रूबेला हुआ था और उसके अलावा लेकिन वो शी इज़ नॉट कन्फर्म एंड शी डिड नॉट रिसीव एनी वैक्सीनेशन तो हाउ विल यू हैंडल इसमें हम यही करेंगे कि हम पेशेंट का इम्यूनिटी स्टेटस चेक कर लेते हैं और वो कैसे किया जाता है कि परफॉर्म करते हैं आईजीएम और आईजीजी इम्यूनोग्लोबुलिन लेवल। खैर बाहर तो बहुत ही खूबसूरत सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है, उसमें वो ये करते हैं कि जब बुकिंग पे पेशेंट आती है तो उनके वो सीरम सेव कर लेते हैं। और बाद में ऐसे कोई पेशेंट इस तरह से कॉन्टैक्ट के साथ या कोई इस तरह के रैश के साथ, इन्फेक्शन के साथ आते हैं, तो वो उस वक़्त भी रन कराते हैं या वो जो पीछे सीरम सेव किए हुए होते हैं, उसमें भी वो रन करा लेते हैं और एंटीबॉडीज़ का लेवल देख लेते हैं कि पेशेंट इम्यून थी या नहीं थी, अभी इम्यून है या नहीं है। क्योंकि इसमें द फीटल रिस्क ऑफ इन्फेक्शन 90% है एट 11 वीक्स,
55% है एट 11 टू 16 वीक्स और 45% है जिसमें मिनिमल रिस्क रह जाता है इन्फेक्शन का अगर वो 16 हफ्तों के बाद या 20 हफ्तों तक उसको हो गया और अगर वो कह रहे हैं कि 20 वीक्स के बाद उन्होंने कोई इस तरह का कॉन्टैक्ट हुआ है, तो कोई इंक्रीज़ रिस्क नहीं होता, बेबी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। ये टेराटोजेनिक होता है, ज़ाहिर है जितनी अर्ली जेस्टेशन पे कॉन्टैक्ट हो जाएगा बेबी में उतनी ही कंजेनिटल इस तरह की जो है वो एनॉमलीज़ हो जाएँगी। तो ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि कॉन्टैक्ट जो है वो फर्स्ट हाफ में हो रहा है या सेकंड हाफ में हो रहा है, ठीक है? और ये इस इन्फेक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। Question number 39. A woman who is 15 weeks pregnant gives a history of recent contact with an infected child. Her blood test was negative for both IgM and IgG rubella antibodies. यानी कि एंटीबॉडीज नहीं हैं. What advice will you offer her? अब ये 15 वीक्स पे आई हैं और इनका रीसेंट कॉन्टैक्ट आया तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि हम एक तो इनके जो है ना फर्दर टेस्ट कंडक्ट कराएं फर्दर सीरम टेस्ट रिक्वायर्ड 1 मंथ आफ्टर कॉन्टैक्ट क्योंकि अभी वो कॉन्टैक्ट हुआ है ना, इन्फेक्ट हुई हैं या नहीं हुई जो है ये हमें नहीं पता। तो इसमें अब ज़ाहिर है अगर एंटीबॉडीज़ आ जाएँगी फिर उसके अकॉर्डिंगली हम मैनेज करेंगे इनको। द मोस्ट कॉमन फीटल कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड कैटरैक्ट, हार्ट डिफेक्ट्स, हियरिंग इम्पेयरमेंट और बाकी भी जो हैं सारा ही इफ़ेक्ट हो रहा होता है। हेपेटोस्प्लेनोमेगाली होती है, जॉन्डिस, माइक्रोकेफली, मेनिंजियोएन्केफेलाइटिस इनकी ना एक अगर आप लोग कहेंगे तो मैं भी शेयर कर दूँगी इन्फेक्शंस की ना डिफरेंट एक डायग्राम्स के थ्रू भी ना उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ होता है। वो बेबी बनाया हुआ होता है जिसका फिर हेपेटोस्प्लेनोमेगाली शो हुई हुई होती है, मेनिंजियोएन्केफेलाइटिस, माइक्रोकेफली तो वो आप लोगों की एक विजुअल मेमोरी बन जाती है कि अच्छा ये चिकन पॉक्स से इन्फेक्टेड बेबी है, ये रूबेला से इन्फेक्टेड बेबी है। तो वो आप लोग जो है उनको भी थोड़ा-सा फ्रीक्वेंटली रिवाइज़ करते हैं ना तो फिर एग्ज़ाम में वो आपकी विजुअल मेमोरी बहुत हेल्प करती है जब आप लोग एग्ज़ाम में बैठे हुए इस तरह के क्वेश्चन्स जो है वो अटेम्प्ट कर रहे होते हैं। बाकी वो हमें पता है कि वैक्सीनेशन हम दे नहीं सकते, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में। और उसके अलावा ये कि अगर हम करा लेंगे पीसीआर स्पेसिफिक 24 आवर टेस्ट रिजल्ट तो रूल आउट हो जाएगा कि रूबेला इन्फेक्शन नहीं हुआ इनको। Question number 40. A woman who is 25 weeks pregnant is referred by her general practitioner with a confirmed measles infection. She has already been given human normal immunoglobulin post exposure prophylaxis. ठीक है उन्होंने कहा कि मीजल्स के साथ इन्फेक्शन कंटेमिनेट हुआ अब व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द रेस्ट ऑफ एंटीनेटल केयर एंड मैनेजमेंट तो इसमें जो है ना हमने उनको रूटीन एंटीनेटल केयर ही करानी होती है ठीक है शी शुड कैरी ऑन विद हर यूजुअल एंटीनेटल केयर नो ट्रीटमेंट फॉर मीजल्स एज दिस डज नॉट कॉज कंजेनिटल एनॉमलीज मीजल्स जो है ना वो शरीर वायरस है, वो कॉज़ नहीं करता कंजेनिटल एनोमलीज़ तो कोई एक्स्ट्रा एंटीनेटल स्पेसिफिक मेजर्स करने की भी ज़रूरत नहीं है। और उसके अलावा ये कि हम अगर ज़्यादा रिस्क वगैरह करेंगे, एमनियोसिस करके देख लेते हैं, तो हमने कल भी डिस्कस किया था, ये लेस परसेंट नहीं है, अब ये 0.5 हो गया है, ठीक है? और रिलेटिवली अनकॉमन है, बाकी वो यही कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन हो जाती है। बाकी अगर हमने देना है, तो ह्यूमन नॉर्मल इम्यूनोग्लोबुलिन हम किस डोज़ से देते हैं, वो उन्होंने बता दिया है और बाकी तो हो जाता है। बाकी अकॉर्डिंग टू द जो है इमीडिएटली आफ्टर बर्थ और पोस्ट नेटल एक्सपोज़र इज़ रिकमेंडेड फॉर न्यूनेट्स बोर्न टू मदर्स इन whom the rash appears 6 days before और टू 6 डेज़ आफ्टर बर्थ, ठीक है? और ये हमारा इन्फेक्शंस और इन्फेक्शन इन प्रेगनेंसी वाला चैप्टर भी कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच। आप सब ये लेक्चर्स ज़रूर सुनें और चलते-फिरते अपने इनको अगर आप प्ले कर लें और इट्स जस्ट आप कोई और अपने काम जिस तरह हम लोगों की बहुत मसरूफियात होती हैं, घर की भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, तो सब चीज़ों को साथ लेके चलना और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना ये आई अंडरस्टैंड बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के करते वक़्त ये बहुत डेफ़िशिएंसी फ़ील हुई थी कि लाइक दे आर वेरी गुड बुक्स, जहाँ से हमारी बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है और कुछ ना कुछ गाइडलाइंस अगर हमने सही तरह से नहीं पढ़ी हुई या पढ़ी हैं और रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिवाइज़ हो जाएँगी। तो चलते-फिरते जस्ट प्ले इट एंड यू कैन लिसन टू दीज़ वीडियोज़ और तो आपको काफ़ी हेल्प होगी इंशाल्लाह। आई एम रियली होपफुल कि ये आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। थैंक यू।